नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। तो बड़ी बहस में आज कई सवाल हैं और मुद्दा बेहद गंभीर है और आज एक सवाल के साथ डिबेट की शुरुआत करना चाहते हैं। सवाल है कि हैवानियत पर सियासत क्यों? और सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जब भी कहीं किसी लड़की या महिला के साथ हैवानियत यानी रेप जैसा कोई अपराध होता है तो सियासी गिद्ध इस मौके पर फायदा उठाने आ जाते हैं, एक झटके में अपने फैसले सुनाने लग जाते हैं और बिना ये सोचे समझे कि जिस परिवार के साथ हादसा हुआ उस पर क्या बीत रही होगी। तो आज हम बुलंदशहर रेप केस की बात कर रहे हैं, वही केस जिस पर पुलिस से लेकर प्रशासन तक कार्रवाई कर रहा है। लेकिन एक लड़की की मौत पर भी सियासत के सूरमा अपनी जुबानी लड़ाई से बाज नहीं आ रहे। भले एक परिवार ने एक झटके में बहुत कुछ खो दिया हो, लेकिन हमारे नेताओं को इस बात की फिक्र कहां है? कैसे इस मामले को सियासी तरीके से भुनाया जाए, वो तो बस इसी के तरीके खोज रहे हैं। तो बेशक ये सच है कि प्रदेश में अगर कोई भी अपराध होता है तो उसमें इंसाफ दिलाने में राज्य की सरकार की काफी बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन क्या ये सच नहीं कि अपराध अगर इतना बड़ा और गंभीर हो तो ऐसे मौके पे सरकार को कोसने से ज्यादा जरूरी परिवार के साथ सहानुभूति दिखाई जाए। बिल्कुल, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो बुलंदशहर रेप केस के मामले को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से क्यों इस मामले को सियासी मोड़ दिया जा रहा है। जहां मंगलवार को बुरी तरह से झुलसी रेप पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि रेप के आरोपी के परिवार वाले नाबालिग को आग के हवाले कर चुके थे। परिवार वालों ने बताया कि सोमवार को आरोपी के परिवार वालों ने शिकायत वापस लेने के लिए युवती पर एक तरह से दबाव बनाया, लेकिन जब शिकायत वापस नहीं ली गई तो वारदात को अंजाम देने के बाद उसे आग के हवाले भी कर दिया। तो लेकिन फिर भी हमारे सियासतदान ऐसे संवेदनशील मामलों पर भी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते और आज की हमारी बहस भी इन सवालों के इर्द गिर्द ही है कि किसी बच्ची के साथ होने वाली हैवानियत पर आखिर सियासत क्यों की जाती है और क्यों बच्चियों की मौत पर भी हमारे नेता सहानुभूति से ज्यादा सियासत करते नजर आते हैं। क्या राजनीति किसी एक भावना और संवेदना से ज्यादा जरूरी हो गई है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आज की चर्चा में संभालेंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी है, एक तरफ तो ये कि आखिर इस पे सियासत क्यों हो रही है, दूसरी तरफ ये कि आखिर बच्चियां सुरक्षित कब होंगी, ये भी एक अहम और बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले कई दिनों में कई ऐसे मामले आए जिसने व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, जिसने ये बताया कि आखिर सामाजिक स्तर पे भी बड़ी पहल की जरूरत है, कानूनी स्तर पे भी और प्रशासनिक स्तर पे भी। और जाहिर तौर पर बड़ा मामला सामने आया है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं और बुलंदशहर में जो मामला सामने आया है उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी एक्शन में भी आए हैं, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की जा रही है, मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। परिवार की एक तरह से अगर देखा जाए उन्हें सहानुभूति नहीं दी जा रही है, उनको सांत्वना नहीं दी जा रही है, बल्कि दूसरी ओर इस मामले को राजनीतिक तौर पर भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से बहुत सारी चीजें बोल दी गई, लेकिन दूसरी ओर सरकार जिस तरह से एक्शन ले रही है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जिस तरह से यह मामला सामने आया है अब सरकार इसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सियासत होने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। तो बुलंदशहर केस में अब तक क्या क्या हुआ हम वो भी आपको दरअसल बताते हैं कि आरोपी के परिवार वाले लगातार पीड़ित पक्ष पर समझौते का दबाव बनाते रहे और पीड़ित परिवार ने पुलिस पर केस में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा 17 नवंबर को 4 लोगों ने बच्ची पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। 17 नवंबर की ही देर शाम पीड़िता की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई और 7 आरोपियों में से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर सवाल उठाए और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के दावों को अखिलेश ने खोखला बताया। उन्होंने कहा कि जो दावे किए जाते हैं उनकी हकीकत कुछ और है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरा और प्रियंका ने महिलाओं के साथ हुई वारदात का जिक्र किया और पूर्व विधायक गुड्डू सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। यानी जब भी नामजद 7 आरोपियों में से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये हमने आपको बताया। तो सवाल अब यही है कि प्रशासनिक स्तर पे जहां लापरवाही हुई उन पुलिस कर्मियों पे भी घास गिरी, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सवाल ये अहम है कि आखिर बच्चियां सुरक्षित कब होंगी। उससे बड़ा सवाल यह बन जाता है कि ऐसे मामलों पे सियासत क्यों? तो बुलंदशहर की जो हैवानियत है, जाहिर है उसने कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं और उन सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे।
तो 3 महीने पहले नाबालिग बच्ची के साथ ये हैवानियत हुई थी और पीड़ित पक्ष ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। तो बुलंदशहर केस में अब तक क्या क्या हुआ है, पूरी जानकारी आपको हमने दी। लेकिन बेटियां सुरक्षित आखिर कब रहेंगी? लगातार बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम दावे वादे किए जाते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन हाथरस के मामले में आपने देखा था कि सियासत किस तरह से चमकाई गई थी, कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उस पूरे मामले का उठाया गया था और इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस सियासत से अब तक कुछ बदल पाया है? क्या वाकई इस सियासत के बाद या फिर आरोप प्रत्यारोप के बाद बेटियां सुरक्षित हो पाई हैं? और अगर अब तक नहीं हुई हैं तो आखिर इसका कारण क्या है? सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं रह जाती हैं। एक बार फिर से हैवानियत का मामला सामने आया और सबसे बड़ी बात की लापरवाही तब हुई जब रिपोर्ट दर्ज करा ली गई, एफआईआर दर्ज करा ली गई, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब जब मामला खुलकर सामने आया है तो बहुत सारे नेता मैदान में उतर गए हैं। लगातार अब आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, तमाम सवाल सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन शायद जो जमीनी हकीकत है उसको कोई जानना नहीं चाहता। हमेशा सब उससे मुंह मोड़ते रहते हैं और वो ये है कि बेटियां सुरक्षित अब भी नहीं है। हमारे सभ्य समाज को वाकई सभ्य होने की बहुत जरूरत है और बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। आखिर ये बदलाव कब आएगा, ये भी एक अहम सवाल है। बिल्कुल, और ये सवाल अब भी बरकरार है। नामजद 7 आरोपियों में से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात यही है, बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो हैवानियत हो रही है वो कब रुकेगी, कब बच्चियां सुरक्षित होंगी, कब एक वातावरण सुरक्षित बनेगा, कब इस तरह के दरिंदों में पुलिस का, प्रशासन का, कानून का, समाज का डर होगा। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आए दिन सामने आते हैं, तो जरूरी सामाजिक स्तर पे भी पहल करने की है, कानूनी स्तर पे भी और प्रशासनिक स्तर पे भी। ऐसे में जरूरत अहम है कि बड़े कदम उठाए जाएं ताकि एक डर पैदा हो इस तरह की मानसिकता वाले लोगों में और बच्चियां सुरक्षित हो पाएं, महिलाएं सुरक्षित हो पाएं। प्रशासन अपने स्तर पे कदम उठा रहा है। शासन ने भी जहां पे लापरवाही हुई वहां पे कार्रवाई करके एक संदेश दिया है कि गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे लापरवाही हो या फिर किसी भी अपराधी का साथ देना। जहां भी इस तरह की कहीं पे कार्रवाई करके एक संदेश दिया जा रहा है। इस मामले में भी ऐसा हुआ, कई पुलिसकर्मियों पे गाज गिरी है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी यानी जो विपक्षी दल हैं वो जरूर सरकार को घेर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का कोई मामला होता है तो विपक्ष हावी हो जाता है कानून व्यवस्था को लेके, महिला सुरक्षा को लेके। और अब सरकार किस तरीके से विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी, कैसे उन सवालों का जवाब देगी जो उठाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो हैवानियत पर सियासत क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि आखिर बच्चियां सुरक्षित कब होंगी, महिलाएं सुरक्षित कब होंगी, कब उन्हें सुरक्षित वातावरण मिलेगा। तो ऐसे कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं और कुछ आने वाले वक्त में जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता है, प्रवक्ता कांग्रेस, इसके अलावा राहुल तालान है, राजनीतिक विश्लेषक, गौरव मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कीर्ति निधि पांडे है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और प्रियंका राणा है, सामाजिक कार्यकर्ता है। राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास मैं बाद में जाऊंगा। प्रियंका जी, पहले आपके पास आऊंगा। प्रियंका राणा, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, चूंकि आपने कई तस्वीरें देखी और कई जगह आवाज भी उठाई, लेकिन जब इस तरह के मामलों पे सियासत होने लगती है तब उसे कैसे देखा जाए? क्या इंसाफ की उम्मीद जागती है? देखिए, दुखद है और इंसाफ की उम्मीद तो कैसे जागती है वो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी आई थी बड़े बड़े दावे करके, बड़े बड़े नारे, क्योंकि उनको पता था ये मुद्दा अहम है। नारी सुरक्षा का मुद्दा जितना अहम है, 50% आबादी, हमारी आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है और उसका वोट बैंक कितना जरूरी है ये उनको पता था और बड़े बड़े नारे दिए गए थे। उसके बाद कई मिशन शक्ति, रोमियो स्क्वाड वो भी बनाए गए, लेकिन जिस तरह से उस पर काम हुआ, इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से हो रहा है, अभी मिशन शक्ति की भी हालत में देख रही हूँ क्योंकि मैं उसके सपोर्ट में थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो आइडिया, लेकिन दुखद है कि उस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इक्का दुक्का जगह थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन बाकी शहरों में कुछ काम नहीं हो रहा है जी। तो वही है, जब दूसरे भी सरकारों में इस तरह के जो अपराध होते हैं तब वही सरकारें कैंडल मार्च से, जब अपोजिशन में होती है कैंडल मार्च निकालती है, जब खुद की सरकार बन जाती है तो सब लोग मौन हो जाते हैं। और आज लगातार यूपी में लॉ एंड ऑर्डर अभी भी चैलेंज ही बना हुआ है।
आप अभी बोल रहे थे कि सब कार्रवाई तब होती है जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं, जब अपोजिशन पार्टी आ जाती है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। आखिर इससे पहले जो हमारा प्रशासन है वो क्यों सोता रहता है? क्यों हमारी सरकारें नहीं जागती है? क्यों FIR दर्ज होने के बावजूद हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता? कोर्ट में केस इतने लंबे पड़े रहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हुई थी, कहाँ है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट? इतने करोड़ों रुपए सेंचर हुए थे, वो कहाँ गए हैं? कहाँ है वो? जजेस की कमियां पहले से थी, आखिर वो किस तरह से सिर्फ अनाउंसमेंट हो जाता है, आप लोग ये नहीं बताते हैं कि किस तरह से वो बजट को करा जाएगा, उसमें किस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट होंगी, कुछ नहीं पता है। सिर्फ भाषण और जुमलेबाजी इन सब करने से महिलाएं सुरक्षित नहीं होने वाली हैं। और अवेयरनेस, देखिए अवेयरनेस एक स्लो प्रोसेस है, जब तक अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं आता, क्या हमारी बच्चियां ऐसे ही बलि पर चढ़ती रहेंगी? क्या बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि जब तक जागरूकता नहीं आएगी कब तक आखिर बच्चियां इस तरीके से हैवानियत का शिकार होती रहेंगी। गौरव मिश्रा, बड़े बड़े दावे किए गए थे, कई मिशन भी चलाए गए, मिशन शक्ति, एंटी रोमियो स्क्वाड और कई दूसरे मुहिम जो है वो चलाई गई थी महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सर क्या हो रहा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार में बच्चियों का रेप हो, इस तरह के अपराध हो तो वह अक्षम्य होते हैं, असहनीय होते हैं, बहुत पीड़ादायक होते हैं। उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें राजनीतिक बुलेट प्रूफ के पीछे जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। परंतु यही उत्तर प्रदेश है और वही बुलंदशहर है जहाँ पे सड़क से खींच करके रेप किया गया था माँ और बेटी का, और आजम खान के बयान पर सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी थी। लेकिन आज परिस्थितियां उलट गई हैं, बदल गई हैं। आज कहीं अपराध हो रहा है तो सरकारी मशीनरी जो है और सरकार अपने स्तर पर बहुत त्वरित और तेज कार्रवाई कर रही है, उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाता है जब समाज में इस तरह के अपराध अनवरत चल रहे हैं और जब तक सामाजिक दबाव और जब तक समाज में चेतना नहीं आएगी, इसके विरुद्ध एक आक्रोश नहीं होगा, तब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं रह सकती। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था व्यापक पैमाने पर सुधरी है पूरे उत्तर प्रदेश में। बड़े बड़े संगठित अपराधों पर सरकार ने काबू पाया है। वहीं इस तरह की जो ये सामाजिक बुराई और सामाजिक कुरीति बनकर के जो ये उभर रही है ये समस्या, इसमें हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है इससे किसी भी प्रकार से राजनीति को लाना, मुझे लगता है और ऐसे विषयों को बढ़ाने जैसा पाप होगा, वो नहीं करना चाहिए। और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति खोजना वो उचित नहीं होगा। ठीक है गौरव जी, ये जो सियासत की बात आप कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, उस पर तो सवाल जवाब हम करेंगे, लेकिन राहुल जी का मैं रुक करना चाहूंगी। पहले राहुल जी, देखिए इस तरह के तमाम मामले सामने आए, बेटियों की सुरक्षा की बात हर बार की जाती है, लेकिन मामला फिर से वही आता है, हर बार सच्चाई से मुंह मोड़ लिया जाता है। और इस बार तो साइलेंट वोटर्स कहा गया था महिलाओं को, लेकिन उसके बाद भी हालात देखिए वही के जस के तस बने हुए हैं। देखिए लंबा समय हो गया है हमें आज़ाद हुए, लेकिन सुधार अभी तक लंबित हैं, बहुत सारे सुधार नहीं हुए। जब तक सुधार नहीं होंगे, मैं देखिए इस पे कानून व्यवस्था पे और हाथरस पे हम इतनी सारी डिबेट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सारी चीजें नहीं सुधरेंगी, क्योंकि आपको सुधार करने पड़ेंगे, जड़ पे एक प्रहार करना पड़ेगा। जड़ क्या है? कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था खराब है ना, तो उसको सुधारेगी कौन? पुलिसिंग। पुलिसिंग कब की है? 1850 एक्ट से चल रही है पुलिसिंग। तो जब तक आप पुलिस में सुधार नहीं करेंगे, पुलिस सुधार लागू नहीं करेंगे, तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी। देखिए कई बार होता क्या है कि आप कोई भी अपराध हो गया, अपराध होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, अपराध हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई और जो आरोपी हैं वो छूट गए, तो कमी कहां रही? पुलिसिंग में। पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अपराध तो हुआ था ना, किसी ने तो किया था ना, तो फिर आरोपी जो हैं या जो जिसने उस अपराध को अंजाम दिया है वो कानून के मुताबिक उसको सजा क्यों नहीं मिली? जैसे किसी की हत्या हो जाती है, हत्या हुई, इसमें कोई शक नहीं है, हत्या हुई, लेकिन फिर भी आरोपी छूट जाते हैं सबूतों के अभाव में। सबूत कहां, किसको इकट्ठा करना है? पुलिसिंग को। पुलिस वहां जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके सबूत इकट्ठा करने। अगर जो पुलिस जो भी आरोपी हैं या जो अपराध हुआ है उसकी बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन कर दे और जो आरोपी हैं और जो जिसने उस अपराध को अंजाम दिया उनको सजा मिल जाए, तो एक तरीके से जिसको आप बोलते हैं ना कि पुलिस का इकबाल बुलंद हो जाएगा, पुलिस का इकबाल उससे बुलंद होगा। फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, आरोपी को सजा मिले, और जब सजा मिलेगी तब इकबाल बुलंद होगा। पुलिस के डंडे से और एनकाउंटर से इकबाल बुलंद नहीं होते हैं, जब आप कानून के मुताबिक सजा देंगे। और फिर इसके बाद आता है विधायिका का रोल। जैसे अगर जो बहुत अक्षम्य अपराध हुआ है और उस अक्षम्य अपराध के लिए
कानून एक ऐसी सजा जैसे मौत की सजा होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसके बाद विधायिका की जिम्मेदारी है कि वो कानून में संशोधन करे और तय करे कि जो अक्षम्य अपराध है उसके मुताबिक ही उसको सजा मिले और सजा बढ़ानी पड़े। तो जो अपराधी है उसमें भय पैदा होना चाहिए, लेकिन भारत में ये नहीं है, क्योंकि भारत में पुलिस सुधार लागू नहीं हुए। पुलिस आज भी पॉलिटिकल पार्टियों का, जिसकी सरकार होती है उसका टूल है, उसको अपने मन मुताबिक यूज करते हैं। जब तक ये सब पुलिस इस दबाव से मुक्त नहीं होगी, आप फेयर पुलिसिंग नहीं लेके आएंगे इस देश में, कानून व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरे देश में ही कानून व्यवस्था ऐसी है, क्योंकि कहीं भी किसी भी राज्य ने पुलिस सुधारों को अपने यहां लागू नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी। इसीलिए जो आपको अगर जो कानून व्यवस्था को सुधारना है, अपराधियों को दंडित करना है और उनमें भय पैदा करना है, तो आपको पुलिस सुधार लागू करने पड़ेंगे और पुलिस को एज ए पॉलिटिकल टूल यूज करने से कोताही। कीर्ति पांडे, मैं आपका रुख करूंगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसी पैनल में है, आपने भी सुना कि जहां पे इस तरह की हैवानियत हो रही है, कार्रवाई की जा रही है, जहां प्रशासनिक स्तर पे लापरवाही हुई है वहां पे भी घास गिर रही है और इस तरह के अपराध को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। आपकी टिप्पणी इस पे? राजेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था ही एक मुद्दा था। जो कानून व्यवस्था के सवाल में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में सरकार बना पाई और महिला सुरक्षा के सवाल पे समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1090 दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का कार्यालय लखनऊ के अंदर बनवाया और इस बात को निश्चित किया कि बेटियां जब मुश्किल में फंसेंगी तो 1090 का प्रयोग करेंगे। और उस वक्त भी अफसरों ने कहा था कि कॉल रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग होगा तो जिम्मेदारी तय होगी कि अगर किसी का कॉल आया तो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। इसलिए कॉल रिकॉर्डिंग की व्यवस्था 1090 में भी सुनिश्चित कराया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। अब सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अपराधी या तो जेल में होगा या तो ऊपर चला जाएगा। हाँ। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि न तो अपराधी जेल में गया न ऊपर गया और अपराध उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। और जहां तक बेटियों के सुरक्षा का सवाल है, अगर हाथरस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अपराधियों के पक्ष में खड़े होंगे, अगर बलिया के अंदर अपराधियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैरिया के विधायक खड़े होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चिन्मयानंद महाराज के साथ खड़े होंगे तो रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी और इसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और एंटी रोमियो आज कहां है? किस परिदृश्य में एंटी रोमियो है? एंटी रोमियो का जब गठन हुआ था सरकार बनते वक्त, आज किसी भी थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं है। हाँ। और हाथरस की घटना के बाद, बलरामपुर की घटना के बाद, गाजियाबाद अमेठी आजमगढ़ की घटना के बाद, बाराबंकी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति का गठन किया जाएगा। हर थाने में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क का गठन होगा। अगर हर थाने में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क का गठन है तो फिर पीड़ित महिलाओं के मुकदमे थानों में क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श। कीर्ति जी आपकी, हाँ ठीक है कीर्ति जी, मैं आता हूं, आपकी आवाज अभी ठीक से हिसाब से कानून में संशोधन करना चाहिए। हाँ। और उस संशोधन के आधार पर कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर हो। निर्भया फंड में जो धन आवंटित है, करोड़ों रुपया जो निर्भया फंड में पड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम हो उसको उठाए और खर्च करे। ठीक है, गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी मौका देंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता जी आपके पास में आना चाहूंगी। ठीक है कीर्ति जी, प्रियंका गुप्ता जी, देखिए ये बार बार कहा जा रहा है कि प्रदेश में बहुत कुछ सुधार हुआ है, हाथरस के मामले में कांग्रेस काफी मुखर रही, एक्टिव रही और बदलाव की कोशिश आपने की, लेकिन क्या बदलाव आ पाया है? देखिए, बदलाव लाने के लिए सरकार को कुछ कड़े नियम कानून और अपने प्रशासन को देखना होगा, पर वास्तव में ये सरकार अपने जो है सिर्फ किसी न किसी ये अपनी चुनावी जो एक कहना चाहिए प्रचार प्रसार के पीछे छुपे रहते हैं।
आप देखिए, इससे पहले इन्होंने मिशन शक्ति के नाम पे कहा था कि मिशन शक्ति के बाद अब महिलाओं के प्रति जो भी अपराध हो रहा है वो रुक जाएगा। पर वास्तव में क्या आपको ऐसा लगता है कि मिशन शक्ति की सक्सेस कहाँ तक दिखा पाते हैं? किस तरह से इन्होंने फिर से एक बार एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा खर्च किया, पर महिलाओं के लिए जो सुधार होना चाहिए था उसके नाम पर आप देखिए कि आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। अभी चाहे कानपुर की बच्ची की घटना को ले लीजिए या ये जो है आपकी बुलंदशहर की घटना ले लीजिए। वास्तव में देखिए, ये शुरुआत से लेकर आखिरी तक कहीं ना कहीं एक पीड़िता को और उसके परिवार को जो सफर करना पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशली, तो वो आप देखिए चिंता का विषय है। जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं ना, उनकी कहीं कोई सुनवाई होती है, और चाहे आप कितना भी दम भर लीजिए कि आपने महिला डेस्क बना दी, आपने पिंक बूथ बना दिए, पर वास्तव में क्या आप सफलता का रेशियो दिखा पा रहे हैं? नहीं दिखा पा रहे हैं। आप किसी तरह से भी ये कहने में सक्षम नहीं है कि आप महिलाओं को सुरक्षा दे पाएंगे और किस तरीके से दे पाएंगे। देखिए, अगर आपके अंदर करने की इच्छा है तो किया जा सकता है। इससे पहले भी महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हो रहे थे, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, कम की गई है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, पर करने की मंशा होनी चाहिए। आपको उस पर एक्शन लेना होगा, आपका प्रशासन मुस्तैदी के साथ उसका एक्शन ले, और उसके साथ में जो अपराधी हैं उनको किसी तरह से भी छोड़े ना। पर जैसा कि आप अभी देखिए, इस पैनल में पहले ही डिस्कस हो रहा था कि बीजेपी खुद ही जब इन सारी चीजों में ढिलाई बरतती है, चाहे वो आप जो है उन्नाव का केस ले लीजिए, चाहे उसमें पुलिस की भूमिका, जो प्रशासन की भूमिका है, आज भी देखिए जो उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। इस तरह से जब मीडिया आगे आ जाती है, जब विपक्ष आगे आता है, जब जनता के अंदर आक्रोश होता है, तब जाकर ये कहीं कार्रवाई करते हैं। उससे पहले ये सिर्फ लीपा पोती का काम करते हैं, और जिसकी वजह से अपराधी का मनोबल बढ़ता है, और अपराध करने के बावजूद फिर वो दूसरे अपराध को अंजाम दे देता है। तो देखिए, आप कितना इंतजार होता है कि अपराध, पहले तो अपराध जो है होता है, उसके बाद उस महिला को जला भी दिया जाता है, और उसके बाद उसकी कहीं सुनवाई तब तक नहीं होती है। तो वास्तव में ये दुखद है। जहां हम इस देश में महिलाओं को वोटर मानते हैं, जहां पर हम इस देश में महिलाओं को 50% की आबादी मानते हैं, और ये कहते हैं कि जब हमें वोट लेना होता है तब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की एजुकेशन की बात करते हैं, महिलाओं के लिए जो है व्यवसाय की बात करते हैं, परंतु वास्तव में क्या हम उसको सुरक्षा देने में भी इतने असमर्थ हो चुके हैं? बिल्कुल गौरव जी, देखिए मिशन शक्ति, एंटी रोमियो, तमाम तरह की योजनाएं याद दिला दी गई, लेकिन योजनाएं धरातल पर उतरती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है? ये तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है। नहीं, देखिए, अभी हमारे सपा के मित्र कह रहे थे, उनको याद दिलाना चाहेंगे कि उनके शासनकाल में 24 रेप, 17 हत्याएं और 7 दंगे रोज होते थे। और आज क्या स्थिति है? एनसीआरबी का रिपोर्ट डेटा आप देखिए, उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं के अपराध के प्रति जो कन्विक्शन रेट है वो देश में सबसे हाईएस्ट है। सजा देने का जो रेशियो है 55.5% है उत्तर प्रदेश का, और ये अब तक के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश ने ये स्थान प्राप्त किया है। तो ये हमारे सरकार का कमिटमेंट ही बताता है कि महिला अपराध के प्रति हमारी सरकार, खुद योगी आदित्यनाथ जी कितने कड़े हैं और कितनी त्वरित कार्रवाई करते हैं, उसका ही ये परिणाम है। और आज यही कारण है कि थानों में मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और सरकार प्रायोजित, थाने प्रायोजित अपराध नहीं हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में थानों से अपराध प्रायोजित होते थे, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता 70% इनके विधायकों और मंत्रियों के क्षेत्र में अपराध होते थे। ये क्यों ये भूल जाते हैं? हमारे यहाँ आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का करता नहीं होगा जो किसी गलत मामले की पैरवी करता हो थाने में जाकर के। अगर जाता भी है तो उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है, सीधा आदेश है। तो कम से कम चरित्र और संस्कृति का तो अंतर, संस्कारों का तो अंतर बहुत स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहा है। और इस तरह के अपराध जो भी होंगे, हम आपको भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के आधार पर उनके साथ निपटेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी। ठीक है, जवाब आपको कीर्ति निधि जी दे रहे हैं। कीर्ति जी। देखिए राजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भूल जा रहे हैं कि इसी सरकार में चिन्मयानंद जी महाराज का एक केस सामने आया था। जिस तरीके से बिटिया ने आरोप लगाया था, जितने वीडियो जारी किए गए उस बिटिया के द्वारा, उसका तथ्य पूरे देश के सामने आया। और जेल से छूटने के बाद किस तरीके से एक रेपिस्ट का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस्तकबाल किया, स्वागत किया, ये प्रदर्शित करता है कि बेटियों के साथ नहीं खड़े। और किस दबाव में वो बेटियां मुकदमा वापस ले रही है, ये बात भी जांच का विषय है। क्योंकि जो वीडियो जारी हुए वो असली थे, उस पे पूरे देश ने उसको देखा है, सच्चाई देश के सामने है।
और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी, इस बात को महसूस नहीं करेगी कि बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं और इस पर विचार विमर्श करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से राय नहीं लेगी, तब तक इसका निराकरण नहीं ढूंढ सकते। केवल झूठ ये बता देना कि सरकार में ये हुआ, उसके पहले की सरकार में ये हुआ, इससे आज की बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हो जाएंगी। ठीक है, प्रियंका आपके पास मैं आऊंगा। प्रियंका राणा, क्योंकि सियासत होने लगती है इस तरह के मामलों पे, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, मेरी तेरी होने लगता है कि हमारी सरकार में इतना था, आपकी सरकार में इतना। अमूमन मैं आपसे राजनीति से हटके सवाल जानना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं कैसे रुकेंगी? ये जो मामले सामने आ रहे हैं, इन पे रोक कैसे लगेगी? सरकारों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम होते हैं ऐसा नहीं है। अगर कानून व्यवस्था सुधारी जाए, और देखिए जागरूकता जो मिशन शक्ति था वो इसलिए मैं इसके सपोर्ट में थी क्योंकि उसमें एक जागरूकता का उसमें ये था कि प्लेस किए जाएंगे, हर जगह जाकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। तो अगर इस तरह से अगर वो इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करे तो शायद कुछ अवेयरनेस और लोगों में जागरूकता आती, लेकिन वही बात है कि कुछ होता ही नहीं है। आप इतने करोड़ों स्कीम निकाल देते हैं, उसके बाद इतना पैसा भी उसमें खर्च हो जाता है, लेकिन वो कहाँ जाता है आज तक नहीं पता है। थानों के अंदर आपकी सुनवाई नहीं होती है। जो बच्चियां जिनके साथ अपराध हुआ होता है, उनके माँ बाप अगर थाने में जाते हैं, कंप्लेन FIR दर्ज होने के बाद वो फिर से उनकी फाइलें जो है धूल झाकरी होती है, उनके अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही जो अपराधी होते हैं वो खुले आम घूमते रहते हैं, वही लोग धमका करके घर जो परिवार वाले हैं उनको धमकाते हैं, पर सरकारें नहीं जागती हैं, ना ही पुलिस प्रशासन जागता है। जब बच्चियों को जला दिया जाता है, जब बच्चियों के साथ कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती है, जब वो अपोजिशन सड़कों पर आ जाता है, जब लोग कैंडल मार्च करते हैं, तब सरकारें जागती है और कहती है देखिए हमने कार्रवाई कर दी। 3 दिन में 4 साल लोग इंतजार करते हैं न्याय मिलने के लिए, लेकिन वो न्याय कहाँ मिलता है? आज सारी सरकारें बैठ करके यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं हर एक पार्टी के, वो बोल रहे हैं कि इस वाली पार्टी ने ये किया था, इसके पार्टी में ये वाला कांड हुआ था, ये सब हुआ था। मैं पूछती हूँ कौन सी सरकार ऐसी है? आज भी कांग्रेस है राजस्थान में, बाकी बीजेपी बहुत सारे जगह पे शासन कर रही है। कौन सी सरकार के अंदर क्राइम रेट घटा था? हमेशा बढ़ता ही आया है, अभी भी बढ़ रहा है। कोई भी इतने लंबे लंबे दावे, इतने बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारें, आखिर मुझे बताइए ना कहाँ पे क्राइम रेट? आज कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, कब पिछली सरकारों में कार्रवाई नहीं होती थी। कार्रवाई तो तब भी होती थी, अगर आपको याद हो तो निर्भया कांड जब हुआ था, निर्भया कांड में जो पीड़िता थी उसको फ्लाइट से ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था, सारे हुए थे। राहुल गांधी ने उसके भाई का सारा एजुकेशन का खर्चा भी दिया था। तो सरकारें तो वो भी कह देती है कि हमने भी इतना सब कुछ किया था, हम आप भी यही कर रहे हैं। तो आखिर फर्क क्या है? सरकारों में फर्क क्या दिखा? आप लोगों ने ऐसे कौन से लॉज बना दिए जिससे कि अपराधियों के मन के अंदर भय उत्पन्न हो गया और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? आप तो आप कहते हैं एनकाउंटर हो जाते हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं, तो फिर एनकाउंटर के बाद इसमें अपराधी खुले क्यों छूट रहे हैं? जिस तरह से आज क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो आखिर उस एनकाउंटर का भय उन अपराधियों के अंदर क्यों नहीं है? हमें तो नहीं दिखता है। आज भी राम राज्य के सपने दिखाए थे, महिलाओं को सुरक्षा के सपने दिखाए थे। क्या आज कहीं भी कोई भी बीजेपी का मंत्री और संतरी कोई भी हो, उनसे ये पूछती हूँ क्या वो अपनी बेटियों को आधी रात में भेज सकते हैं कहीं भी? मैं गाँव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेट्रो सिटीज की बात कर रही हूँ। आप कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। क्या वो लड़कियां सुरक्षित है? क्या वो रात को बिना खौफ अपने घर से निकल सकती है? क्या उनके माँ बाप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अपनी लड़कियों को बोले कि हाँ बेटे तुम जाकर के आप काम कर सकते हो रात को? नहीं आया है। सब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और ये जिम्मेदारी अब सरकारों को लेनी पड़ेगी। सिर्फ खोखले दावे, खोखले बातें करके ये काम नहीं चलता है। महिलाओं को सुरक्षा देने का काम सरकारों का है। जागरूकता अगर नहीं आ रही है तो फिर जागरूकता अभियान चलाने का काम भी सरकारों का है। सरकारों का ही जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से वो अवेयरनेस कैंपेन पे खर्चा करे, किस तरह से क्या काम करे, किस तरह से लोगों के अंदर भय उत्पन्न हो, अपराधियों के अंदर भय उत्पन्न हो, जागरूकता आए, लड़कियों के अंदर अपने जो उनके साथ अन्याय होता है उसको
उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, ये सब सरकार का काम है। और बिल्कुल ये सब होना चाहिए, तभी शायद इस तरह की जो अपराध हैं उस पर रोक लग पाएगी। प्रियंका जी, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। चूंकि आपको थोड़ा पहले जाना था तो आप जा सकती हैं, लेकिन प्रियंका गुप्ता, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों पे आखिर सियासत क्यों होने लगती है? क्या राजनीति की रोटियां जरूरी है या बच्चियों की सुरक्षा? मैं जानना चाहता हूं। हालांकि बतौर विपक्ष, जब जो आज सत्ता पक्ष में है, जब वो थे तब भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जब विपक्ष का जो काम होता है वो सत्ता पक्ष की आंखें खोलना होता है, और उसके साथ में अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आवाज उसकी बुलंद करनी होती है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, चाहे वो आम आदमी की समस्या हो, चाहे वो बेटी की समस्या हो, चाहे किसानों की है, बेरोजगारों की है, या महंगाई से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है। तो वास्तव में जो विपक्ष का काम होता है वही मीडिया का भी काम होता है। मीडिया वही जो है अपनी जो अत्याचार हो रहे हैं या जो चीजें छुपाई जा रही हैं सत्ता पक्ष के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, उन सबको लाइमलाइट में लाना ताकि न्याय मिल सके। तो वास्तव में विपक्ष का जो काम है, जिसे आज राजनीति कहा जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये राजनीति नहीं है, ये पूरी तरह से जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने की एक तरह से मांग है, जिसकी आवाज बुलंद करने जैसा है। अब देखिए कि चाहे हाथरस का केस हो, हर मीडिया भी पूरी तरह सक्रिय रही उस केस में, और उसमें विपक्ष की भी सारी पार्टियां गई। हालांकि उन पार्टियों का दमन किया गया, उसी तरह से उनके साथ क्या व्यवहार किया गया वो आप देख सकते हैं। और आप यही देख लें कि निर्भया के समय में इन्होंने भी जो है आवाज बुलंद की थी जब ये विपक्ष में थे, तब क्या इन्हें इसी तरह से रोका गया था? नहीं रोका गया था। वास्तविकता ये है कि आज आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, और यही एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से आज अपराधी खुलेआम घूमते हैं, और जो पीड़ित परिवार है वो डरता है, और पीड़ित परिवार को ही सफर करना पड़ता है। और प्रियंका जी, देखिए आपने एक चीज कही कि जो पीड़ित परिवार है उसको सहना पड़ता है, और आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं मामले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, आपकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से रेशो बढ़ता जा रहा है महिलाओं के साथ अपराध का, और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि फिलहाल प्रियंका जी उठकर गई हैं, उन्होंने यही कहा कि सरकारें नहीं बदली हैं, चाहे कहीं की बात की जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, तो आपकी सरकार ने क्या कुछ किया है? एक उदाहरण पेश करना तो बनता है ना। देखिए वास्तविक अब उदाहरण इससे पहले खुद ही पेश कर दिया गया कि जितनी भी कार्यवाही हुई है सारी निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की गई है। उसमें किसी तरह से ये नहीं कहा गया कि रातों रात बच्ची को शव जला दिया जाए या किसी तरह से उसको बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन वो रेशो में नजर क्यों नहीं आता? प्रियंका जी, आपने रेशो की बात भी शुरुआत में की थी, वो रेशो में नजर नहीं आता है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अब भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि सिर्फ ये पैमाना लगाया जाएगा कि जलाया नहीं गया तो अपराध हुआ ही नहीं है। नहीं, अपराध को अपराध की तरह लेना भी तो पड़ेगा। अपराध के लिए आप उसको अपराधी को पकड़ के उसे सजा तो देंगे या अपराधी को बचाने की कोशिश करेंगे। वास्तविकता ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट में एक नया चलन है कि अपराधी को ही बचाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कठुआ का केस हो, चाहे वो ठीक है। यानी कि इस मामले बुलंदशहर के मामले में सजा नहीं दी जा रही है। ये पूरी तरह से लापरवाही करते हैं। जब उसमें कोई भी इनको ये लगता है, सबसे पहले या तो कोई रसूखदार व्यक्ति होता है या फिर कोई राजनीतिक पॉलिटिकल व्यक्ति होता है या फिर ये किसी जाति विशेष धर्म का व्यक्ति होता है, तो ये पूरी तरह से उसके बचाव में पहले उतरते हैं। जब देखते हैं कि नहीं केस हमारे हाथ से निकल गया, जनता घोषित हो रही, तब जाकर ये कार्रवाई करते हैं। ये इस तरह का चलन है इस सरकार। आप देखिए इस तरह का चलन और किसी सरकार में नहीं रहा। अपराधी को सिर्फ एक अपराधी की तरह ही देखा गया। गौरव मिश्रा, जब तक विपक्ष आवाज ना उठाए तब तक सरकार, शासन, प्रशासन हरकत में नहीं आता। इस बात का उल्लेख किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है कि प्रशासन जब तक आवाज नहीं उठाता, विपक्ष जब तक आवाज नहीं उठाता, तब तक कोई काम नहीं होता, तब तक कार्रवाई नहीं होती। तो क्या अब ये जरूरी हो गया? और फिर बाद में ये कहा जाने लगता है कि इस पर राजनीति हो रही है। तो जब तक विपक्ष आवाज नहीं उठाता तब तक कार्रवाई भी कहां होती? नहीं, विपक्ष तो सिलेक्टिव आवाज उठाता है जिसमें उसका वोट बैंक सजता है, उसके लिए उसके कंठ में आवाज है, अन्यथा आवाज बंद हो जाती है। कौशाम्बी के लिए बंद हो जाती है, आजमगढ़ के लिए बंद हो जाती है, शाहजहांपुर के लिए बंद हो जाती है, लेकिन हाथरस के लिए आवाज रहती है उनके पास। और हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश के पुलिस का अगर खौफ नहीं होता तो आज 125 अपराधी इनकाउंटर में मारे गए, 15,000 से ज्यादा अपराधी अपनी जमानतें तुड़वा करके जेलों में चले गए। तो ये हमारी सरकार के खौफ का ही, उनके किए गए कार्यों का ही नतीजा है। और जो संगठित अपराध, जो माफियाओं का बड़े पैमाने पर जो एक छद्म सरकार जो चला करती थी उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण एक भय का वातावरण, माहौल बना रहता था, और जो युवा है इस प्रदेश का वो उनके अंदर अपनी संभावनाएं तलाशता था, तो वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, वो साम्राज्य बिगड़ गया, खत्म हो गया। तो ये मानना पड़ेगा, कहीं न कहीं उस दिशा में ही हमारी सरकार ने काम किया है, जिससे कि समाज में
स्वच्छता आ सके, समाज में सुरक्षा का वातावरण आ सके। और हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से समर्पित है, कटिबद्ध है इसको कायम रखने के लिए, और हमारी सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन गौरव जी देखिए, इससे पहले हाथरस की अगर बात कर ली जाए, बुलंदशहर का एक और मामला भी अभी हाल फिलहाल में सामने आया है। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? या तो बेटियों को मार दिया जाता है या उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है। एक के बाद एक मामले, बार बार मौका विपक्ष को किसकी तरफ से दिया जा रहा है? कानून व्यवस्था में कमी आ रही है, यानी कि मौका वहीं से आ रहा है। नहीं, ये जो रेप जैसा घिनौना जो कृत्य है, रेप जैसा जो घिनौना अपराध है, इसमें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता है। सिर्फ अगर लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप जिम्मेदार ठहरा देंगे तो वो ठीक नहीं है। इसको रोकने के लिए सभी स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं समाज के अंदर जागरूकता भी होनी चाहिए, संस्कारों में भी जागरूकता होनी चाहिए, माता पिता के अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए, और बच्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और वही कन्विक्शन रेट, जो सजा पाने का जो रेशियो है, वो भी बढ़ना चाहिए। जब तक ये भी खौफ नहीं आएगा अपराधियों में, तो ये चीजें रुकेंगी नहीं। तो हमारी सरकार दोनों फ्रंट पर, जहां भी इस तरह के मामले आए हैं, बहुत त्वरित कार्रवाई हुई है। आज वो सारे लोग जेल में है, चाहे हाथरस का मामला हो या फिर चित्रकूट का मामला हो या फिर हाथरस का ही बुलंदशहर का ही मामला हो, सभी जगह पे हमारी सरकार ने इसमें कार्रवाई की है। जी राहुल जी, आपको मैं रुक करना चाहूंगी। देखिए, अभी गौरव जी ने कहा कि जागरूकता कहीं ना कहीं बहुत कम है, कानूनों की कमी नहीं है, कानून तो लगातार बनाए जाते हैं लेकिन धरातल पर उतारे नहीं जाते। लेकिन ये जागरूकता आखिर कैसे आएगी? कौन चलाएगा इस जागरूकता को, जब हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही करता रहेगा? सब लोग यही कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अलग अलग सभी आरोप लगा रहे हैं। मीडिया का साधुवाद देना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग इस विषय को उठाते हैं, समाज में जागरूकता आती है, निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोनों के ऊपर, सरकार के ऊपर, विधायिका के ऊपर भी पड़ता है और कार्यपालिका के ऊपर भी पड़ता है। बिल्कुल गौरव जी, हमारी कोशिश चाहिए कि हम जागरूकता फैलाएं। कन्विक्शन रेट जो है उत्तर प्रदेश का 55% पार कर गया है, उसी का ये नतीजा है। जैसे बात उन्होंने कन्विक्शन रेट की कन्विक्शन रेट ठीक है, कन्विक्शन रेट वाली बात जो उनकी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन यहां पुलिस कितना फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है इस पे भी डिपेंड करता है। अपराध हुआ है तो उसका कोई तो, किसी ने तो अपराध किया है ना, सबको सजा मिली क्या? सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देश में फेयर नहीं होती है। देखिए, हमें किससे डील करना है? आम आदमी को डील किससे करना है? थाने से। थाने में हमारी, लेकिन क्या हम थाने जाने में वैसा महसूस करते हैं जैसा हम अस्पताल जाने में महसूस करते हैं? जैसे हम अस्पताल, कोई बीमारी है, हम जाएंगे सोचेंगे कि ठीक होके वहां से वापस आएंगे, क्या हम वैसा ही कंफर्टेबल फील करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। यही पुलिस की नाकामी है, क्योंकि पुलिस यहां पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो एक तरीके से राजा की तरह बिहेव करती है। उनके पास डंडा होता है, वो डंडा फटकारती है और लोगों की पिटाई भी शुरू कर देती है बेवजह कई बार। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पुलिस ने वैसा जो उनको एक अपना इमेज बनानी थी वैसी बना पाई? क्या राज्य सरकारों ने इसके लिए प्रयास किया कि पुलिस वैसी इमेज बना पाए? जैसे मैं तो बोलता हूं भारत की कोई भी ऐसी पुलिस नहीं जिसकी इमेज ऐसी हो कि आम आदमी बहुत निर्भीक होकर जा सके कि उसको वहां न्याय मिलेगा, और जो उसके साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो सही आदमी को पकड़ेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा करप्शन है थाने के स्तर पे, और कई अभी हाल फिलहाल में यूपी के कई एसएसपी भी सस्पेंड हुए हैं। तो एक्चुअली में हमें जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है, सरकार को जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। सरकार को ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है कि अगर जो आप पुलिस में आए हैं तो आप रिश्वत की तरफ मुंह ना करें। अगर जो आप रिश्वत लेते हैं तो वहीं से आपकी व्यवस्था भ्रष्ट होना शुरू हो जाती है, और जब व्यवस्था भ्रष्ट होगी तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा, क्योंकि पैसे से व्यवस्था को खरीदा जा सकता है। दबंग और पैसे वाले लोग व्यवस्था को मुट्ठी में कर लेते हैं, यह सच्चाई है इस देश की। जब तक हम सारी चीजें नहीं समझेंगे तब तक आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। और आम आदमी को न्याय मिलने के लिए, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि पुलिस सुधारों की जरूरत है। यह सिर्फ ये नहीं है देखिए कि बीजेपी सपा पे डाल दे, सपा बीजेपी पे डाल दे, कांग्रेस पे डाल दे। पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इन चीजों के सुधारने के लिए बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी ये लोग सराहना करें, नहीं भाई इस पार्टी ने इस चीज को लेके बहुत अच्छे से काम किया है या करना चाहती है या मंशा दिखती है। देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में किसी में नहीं होता है कि वो पुलिस सुधार लागू करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो हैं वो करेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसीलिए जनता को जागरूक कहां होने की जरूरत है। देखिए, डेमोक्रेसी हमारे लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो उसका यूज करते हैं अपने खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो नेता होते हैं वो खुद पैसे वाले होते चले जाते हैं, पावर यूज करते हैं, ये सारी चीज।
डेमोक्रेसी का असली मतलब है जनता के लिए। जनता को जागरूक इसलिए होने की जरूरत है क्योंकि उसको समझना पड़ेगा कि पुलिस सुधार उसके खुद के हित में है। अगर जो खुद के हित में है तो जनता को खुद मांग करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टीज पे नेचुरली ऐसा है कि वो तय करें कि भाई पुलिस सुधार हमें लागू करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट और प्रकाश सिंह समिति के अनुसार जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की है वो सारी होनी चाहिए। लेकिन जनता में यहां जागरूक होने की जरूरत है। जनता में यह जागरूक होने की जरूरत नहीं है कि, और जब जनता में जागरूक हो जाएगी जनता तो नेचुरली जब इन पे दबाव आएगा पॉलिटिकल पार्टी पे, पुलिस सुधार लागू करेंगे तो थाने की जिम्मेदारी बनेगी, उस अधिकारी की जिम्मेदारी बनेगी जो वहां SHO है या SO है या सब इंस्पेक्टर है या बीट इंस्पेक्टर है, अगर जो वो इन्वेस्टिगेशन में कोताही बरतता है, लापरवाही बरतता है तो उसको सर्विस से फ्री कर देना चाहिए और उसको एक भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। अगर जो रिश्वत में इन्वॉल्व कोई भी पुलिस अधिकारी मिलता है तो उसको सर्विस से फ्री कर देना चाहिए, उसको एक बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और उस पे यह भी प्रतिबंध होना चाहिए कि वो कहीं दूसरी जगह प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब भी ना कर पाए। तभी एक कड़ा संदेश जाएगा और अपनी जिम्मेदारियों को लेके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सतर्क होंगे। कीर्ति निधि जी, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद कार्रवाई हो रही है, लखनऊ का ही ले लीजिए, वहां पे अगर शराब कांड हुआ तो कमिश्नर को हटा दिया गया तुरंत। यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मंशा साफ है कि गलती चाहे अधिकारी की हो, कर्मचारी की हो या फिर किसी का साथ देने की हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संदेश तो दिया जा रहा है ये। राजेश जी, शायद आपको याद नहीं या तो आप उसको याद करना नहीं चाहते। आप याद करा दीजिए सर। हाथरस की हाँ मैं बता रहा हूं, हाथरस की घटना के बाद रेप पीड़िता की जब मृत्यु हो गई, तो जिस तरीके से सरेआम हाथरस के जिलाधिकारी पीड़िता की मौत के बाद उसके पिता को धमकी दे रहे थे, क्या हाथरस के जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? कुलदीप सिंह सेंगर जिस रेप के मामले में जेल काट रहे हैं, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है, सीबीआई ने 3 IPS अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की उत्तर प्रदेश सरकार से। क्या किसी भी IPS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुआ? सारे IPS अधिकारी अच्छे पोस्ट पर। जब कड़ा संदेश दे कहां रहे और जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं, गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक, 4 साल से लेकर के उसके ऊपर की बेटियों और महिलाओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, उस पर सरकार जब तक सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कहां हो पाया? ठीक, कीर्ति जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना, इस मुद्दे को आधार बना के हमने कई चर्चा की और कई डिबेट्स में आप खुद मौजूद थे। हमने खुद उस वीडियो को भी चलाया, दिखाया भी कि आखिर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। राजेश जी सुनिए जी, उसके बाद राहुल जी ने जो एक बात कहा कि कोई सरकार सचेत नहीं है। हमारी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के सवाल पे 10, 90, 72 योजना दिया, तो डायल 100 भी दिया कि अगर कहीं घटना हो, किसी गांव में हो, तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दिया कि पुलिस वहां तक एक कॉल करने। कीर्ति जी, याद कर लीजिए आप ही की सरकार में किस तरह के बयान दिए जाते थे जब इस तरह की वारदातें सामने आती थी, ये भी आप याद कर लीजिए एक बार, अगर आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं। मेघना, या तो आप याद करिए या तो आज बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा की बात। बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं सर, हम उसी की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको याद करवा रही हूँ। जब जागरूकता की बात की जाती है, जब सियासत की बात की जाती है, तो उन बयानों को याद करना बहुत जरूरी है। आपकी भी सरकार रही है, विपक्ष में जो होता है वो बोलता है, मीडिया का काम ये है आपसे सवाल करना। सर, उनके सर्वोच्च नेता कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाया करती है, बलात्कारियों से गलती हो जाया करती है। गौरव जी याद दिलवा रहे हैं आपको, गौरव जी बयान याद दिलवा रहे हैं। नहीं, योगी जी से सरकार नहीं चल पा रही है। इस विषय पर नैतिक हक नहीं है बोलने का, आरोप लगाने का नैतिक इनको अधिकार ही नहीं है। इन्होंने खो दिया है कि सर्वोच्च नेता ने दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया था। नहीं सर, वो बीता कल हो चुका है और वो जब हुआ तो उसके बाद जनता ने परिवर्तन भी कर दिया। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, आज की बात करेंगे। आज सत्ता में आप है, आज सवाल आपसे होगा। बिल्कुल आपसे होगा और आप ये बताएंगे कि कब बच्चियां सुरक्षित होंगी, कब इस तरह के दरिंदों में डर पैदा होगा, कब जल्दी न्याय होगा और कब एक जो सुरक्षित माहौल है वो बन पाएगा। बिल्कुल गौरव जी, जब आई थी सरकार, दावा ये किया गया था कि भाई भय मुक्त माहौल होने वाला है, अपराध मुक्त होने वाला है। अपराध के बाद तो एक्शन होता है, पहले एक्शन क्यों नहीं होता कि अपराधियों में डर बन जाए? भाई ऐसी वारदात हो ही ना। देखिए, उत्तर प्रदेश भय मुक्त बन रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगा करके दूसरा पायदान प्राप्त किया है देश में।
ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और वहीं जब अपराध हुआ करता था उत्तर प्रदेश से तो पलायन हो रहा था। गौरव जी, शुरुआत में आपने एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र किया था, 20% 2017 से लेकर अब तक अपराध बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश में। जब हम एनसीआरबी की डाटों का जिक्र करते हैं तो आंकड़ों का जिक्र एक बार फिर से मैं आपके लिए कर रही हूँ। आप कह रहे हैं दिखाई पड़ रहा है, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर आपराधिक आंकड़े हैं एनसीआरबी के, मेरे पास आंकड़े हैं, उसके मैं आपको दिखा सकता हूं। लेकिन हम सिर्फ एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल, जो वस्तु स्थिति है समाज के अंदर में, हम उसकी बात कर रहे हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। आज भय मुक्त दिशा की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, इसमें कोई संशय नहीं है। विकास की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, तमाम विकास की बड़ी योजनाएं आ रही हैं, बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे वो एपीआई का कॉरिडोर हो, फार्मास्यूटिकल्स का कॉरिडोर है, अर्बन कॉरिडोर हो, इस तरह के बड़े गौरव जी, प्रदेश का विकास बहुत जरूरी है और वो हो भी रहा है, इसे हम नहीं नकारते, लेकिन महिलाओं का विकास कब होगा? जिसमें मानवता के तमाम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं पुलिस विभाग में या सरकारी विभागों में जो बड़ा काम करते हैं, लेकिन उनके वजह से पूरे विभाग को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। और उनके ऊपर हमारी सरकार ने समय समय पर कड़ी कार्रवाई की है। हमारी सरकार ने सर्वाधिक अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया है। हमारी सरकार में सबसे अधिक अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं और जो अब भ्रष्टाचार के आरोपी है वो जेलों में भी गए हैं। ऐसा नहीं है। प्रियंका गुप्ता, जो हालात आज बने हुए हैं उसके लिए चूंकि सियासत होने लगती है, हालांकि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे नहीं कहा जाता, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध हो रहा है तो क्या नहीं लगता आपको कि यहां पे कार्रवाई भी की जा रही है? लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को तुरंत हटा दिया जाता है अगर वहां पे कोई अपराध होता है, वहां पे शराब कांड होता है तो? देखिए, भयमुक्त कोई हुआ हो या ना हुआ हो, एक बात तो यह है कि सरकार भयमुक्त हो चुकी है और वो अपना जो है इतना उसको दम्भ हो गया है ताकि उसको ये लगने लगा है कि नहीं, अब हमारे सिवा तो कोई बचा ही नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, ये राजनीति से, राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर कार्रवाई करते हैं। इनको ये नहीं, कार्रवाई में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करते हैं, ये राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर कार्रवाई करते हैं और उसी के बेसिस पे ये कहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया है। अरे अपराध मुक्त हो गया तो ये अपराधी क्यों घूम रहे हैं खुलेआम? क्यों खुलेआम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है? आए दिन जघन्य अपराध हो रहे हैं। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। दिवाली के दिन तक व्यापारियों की गोली चली है और ये पता नहीं कौन से सुशासन की बात करते हैं। मुझे तो वास्तविकता ये लगती है कि इन लोगों को ही सारा भय मुक्त हो चुका है। इन्हें न किसी अपराध की चिंता रह गई है, न महिलाओं की सुरक्षा की चिंता रह गई है। सिर्फ एक काम करना है कि हम एडवर्टीजमेंट कैसे करें, कैसे हम ये दिखाएं कि हमने कोई कार्यक्रम बनाया है तो उसका पालन ऐसे होगा। उसमें ये करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं। ये आप मिशन शक्ति में जितना इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है उससे ज्यादा ये एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर चुके हैं। उसमें भी आप देखिए कि कितने % इन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि मिशन शक्ति जिस दिन से शुरुआत हुई है आज तक लेकर उसके क्या परिणाम है। कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि आप देखिए इनके पिंक बूथ खाली पड़े रहते हैं, वहां पर भी कोई इनका जो है कार्रवाई नहीं होती है। वास्तव में सरकार की मंशा नहीं है कि वो महिलाओं को सुरक्षा दे, क्योंकि उसके लिए मुद्दा ही नहीं है। इनके लिए महिलाएं को मुद्दा ही नहीं है। इनको तो ये लगता है कि हम जो है सरकार में बैठे हैं और जो हम कह देंगे वही सच हो जाएगा। ये अपने ही आंकड़े बनाते हैं, उसी में ये बाजीगरी करते हैं, उसके बाद ये कह देते हैं कि अपराध कम हो गया। जब आप खुद नहीं मानेंगे कि देश में अपराध है या उत्तर प्रदेश में अपराध है, तब तक अपराध को काबू कैसे करेंगे? आप तो ये मानने को ही नहीं तैयार है। आपको तो लग रहा है कि अपराध कम हो रहा है। जब आपको ये लग रहा है अपराध कम है तो आप फिर अपराध कम होने की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ बैठ के? आपको क्या लगता है कि आप किसी राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर किसी पर अगर कार्रवाई करते हैं तो उससे सुशासन हो जाएगा? जी, आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से, प्रत्येक जो है जो भी गलत काम कर रहा है उस पर समान रूप से कार्रवाई करिए। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ना करिए। नहीं प्रियंका, अगर सरकारी प्रवक्ता से पूछे भारतीय जनता पार्टी के तो वो ये कहते हैं कि विपक्ष सिलेक्टिव है, वो सिलेक्टिव मुद्दे उठाता है। आपसे सवाल करें तो आप कहते हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो बुनियादी मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, वो वैसा का वैसा अधर में ही रह जाता है। देखिए, वास्तविकता ये है कि किसी भी कार्यवाही को जब तक निष्पक्ष नहीं किया जाएगा, मिशन शक्ति के लगा लीजिए, मिशन दुराचारी के लगा लीजिए या फिर आप एंटी रोमियो के लगा लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाएंगे, जब तक आप महिलाओं की समस्याओं को सीरियसली नहीं लेंगे, उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक इस देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये मुद्दे तब तक बंद नहीं होंगे।
और आप देखिए कि जिस तरह से विपक्ष आवाज उठा रहा है तो वो हर एक मुद्दे पे उठा रहा है। किसी भी महिला के साथ कहीं भी अपराध होता है तो वो पूरी तरह से निष्पक्ष होकर उसकी आवाज उठाता है। पर हाँ, हाथरसी घंटा वाकई में एक दर्दनाक घटना थी, जिसमें बच्ची के साथ उसके शव को रातों रात जला दिया गया। उसको लेकर सभी के मन में शंका थी कि क्या उसको न्याय मिलेगा। ठीक है। तो उस किस्से को लेकर इन लोगों ने काफी उसका बात का बतंगड़ भी बनाया कि एक विशेष तरह का जो है हम लोग काम करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। उस बच्ची को अगर न्याय मिल रहा होता तो वहां भी हमें जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस बच्ची को इन्होंने अंत तक जो है सस्पेंस के घेरे में रखा और उसके बाद उसको रातों रात उसकी डेड बॉडी जला दी। जिस तरह से आदमी को शक हुआ, सबको बिल्कुल प्रियंका, उस तमाम मुद्दे पे जो उस वक्त हुआ था उस पे हमने खूब चर्चा भी की, सवाल भी उठाए, घेरा भी व्यवस्था को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी। लेकिन आज जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ा तो उसी से है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कीर्ति जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप टिप्पणी कर रहे थे। देखिए राजेश जी, आप बार बार एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं घटना घट रही है तो सरकार एक्शन ले रही है। हाँ। लेकिन जिन 2-3 सवालों को मैंने खड़ा किया उसका जवाब शायद ना आप दे रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के। उसका जवाब सर वही देंगे गौरव जी। क्या हाथरस के जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई अब तक? कैसे कड़ा संदेश देंगे? हाथरस के अंदर जिस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने खुलेआम अपराधियों के पक्ष में पंचायत किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या बैरिया के विधायक जो जयप्रकाश पाल के हत्यारों के पक्ष में खड़े थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गौरव मिश्रा, पहले इन्हीं सवालों का जवाब दीजिए जो समाजवादी पार्टी बार बार उठा रही है। हाँ, गौरव जी, ठीक है। कीर्ति जी, आपके सवालों का जवाब वही देंगे। गौरव जी। कीर्ति जी न्यायालय तो है नहीं, कीर्ति जी न्याय जांच एजेंसी तो है नहीं। ये तो जांच के बाद चीजें स्पष्ट होती है और जो वो एजेंसी है जो जांच करेगी वही उसकी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर कार्रवाई होगी और रिपोर्ट के आधार पर जहां जहां ऐसा हुआ है कार्रवाई हुई है। और बलिया की ये घटना की बात कर रहे हैं, ये कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं, सभी मामलों में हमारे पार्टी ने बहुत स्टैंड क्लियर रखा है। कहीं किसी का पक्ष नहीं लिया गया है, किसी भी आरोपी का पक्ष नहीं लिया गया है। न्याय और जांच के दायरे में जो सत्य है, सही है, उसी के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। और किसी भी घटना को ये आर्टिफिशियल तरीके से पेंट कर देंगे और ये साबित कर देंगे कि यही अपराधी है तो वो नहीं माना जाएगा। जो सरकार के तरफ से प्रदत्त एजेंसियां हैं वो जांच के बाद जो तय करेंगी वो माना जाएगा। इन्होंने ये कह दिया कि इनको हटा दो, उनको हटा दो, ऐसे थोड़ी होता है। कीर्ति जी, जवाब मिला आपको? देखिए राजेश जी, उनकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप वो जवाब हमको ही बता दीजिए। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि जब निष्पक्ष जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है तो फिर क्यों ये तय किया जा रहा है कि इसको हटा दो, उसको हटा दो? मामला सीबीआई के अधीन है, सीबीआई जांच कर रही है, जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। राजेश जी, का मामला प्रायोजित मामले में भी जो अपराध की धाराएं सुनिश्चित हो सकती थी उस अनुसार कार्रवाई हुई। बलिया का मामला जांच के दायरे में है, उस पर कार्रवाई हो रही है उसके अनुसार। के पास चला गया। ठीक है, ठीक है। पहले ही जजमेंट सुना देते हैं। राहुल जी, देखिए मेरा एक सवाल आपसे बहुत जरूरी है। ये तस्वीर आपके सामने आप दिख रहे हैं, यहाँ पर तीनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, किसी की आवाज सही से आ नहीं पा रही है। कांग्रेस में एक महिला लीडर की पिटाई की जाती है, कांग्रेस न्याय की आवाज उठाती है। बीजेपी का हाल आप देख ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी में उल जलूल बयान दिए जाते हैं, मनोबल बढ़ाया जाता है अपराध करने वालों का, उसके बाद सवाल उठाए जाते हैं, न्याय की बात की जाती है। तस्वीर आपके सामने है, लेकिन उसके बाद भी न्याय की मांग की जाती है और बेटियों की सुरक्षित होने की बात कही जाती है, लेकिन बुनियादी मुद्दा फिर भी सामने नहीं आ पाता है और बेटियां अब भी असुरक्षित हैं। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको हटाने के लिए कोई भी मौका मिलता है तो उनके खिलाफ उसको प्रयोग करती है। ये लोकतंत्र में होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन सवाल ये अभी भी बना हुआ है कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने जो इस देश को रूल करती हैं वो कभी कोई करती है कभी कोई करती है लोकतंत्र में, तो वो ऐसे माहौल बनाने के लिए कदम उठाए किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने, देश को आश्वासन मिल सके कि इन्होंने इस पार्टी ने पर्टिकुलर पार्टी ने ये कदम उठाए जिससे कि समाज में भयमुक्त और महिलाएं सुरक्षित रहें। ऐसा किसी ने नहीं किया है। पुलिसिंग को सुधारने की जरूरत है इस देश में और किसी ने भी कंप्लीट पुलिस सुधार को लागू नहीं किया है। जो भी किया है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लीपापोती की गई है एक एक्ट बना के कि ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसकी अवमानना से बचा जा सके। इस पे बार बार देखिए डिबेट होने की जरूरत है। मैं आपको ना इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूं, आप लोग इस चीज पे लगातार डिबेट कर रहे हैं तो ये चीजें मुझे लगता है समाज में भी जा रही होंगी कि पुलिस सुधार होते क्या है। समाज को पता ही नहीं है पुलिस सुधार होते क्या है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
देखिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, मैं इस बात को बोल सकता हूं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि देश में कंप्लीट पुलिस सुधार लागू यही वजह है कि जो क्यों नहीं किए जाए, क्योंकि देखिए पुलिस सत्ता का टूल है और वो टूल से कभी भी अपनी जो पुलिस की पावर है उसको अपने तरीके से यूज करते हैं, और जब अपने तरीके से यूज करते हैं तो इसमें समाज की भलाई कहां है? समाज का कोई हित नहीं कर रहे हैं ये अपनी देखिए सत्ता को कोई बचाए रखने के लिए थोड़े से सुधार कर देते हैं कि हमने ये कर दिए, कोई दूसरे उस पर सवाल उठा देते हैं, कल को दूसरे सत्ता में आ जाएंगे यूपी में, क्या वो पुलिस सुधार लागू कर देंगे? बिल्कुल जरूरी है कि नहीं करेंगे, समाज को खड़ा होना पड़ेगा, और जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, और सबसे ज्यादा जरूरत है समाज को खड़ा होकर हर एक पॉलिटिकल पार्टी को लताड़ने की, आप कर क्या रहे हैं? अगर जो हमें जरूरत है पुलिस सुधारों की, आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? और क्यों अपने मैनिफेस्टो में पुलिस वक्त की कमी है, क्यों नहीं करते? खत्म करना है, लेकिन आपने जो सवाल उठाए जाहिर है उन पे समझना चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी, और जरूरी है कि सामाजिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे और कानूनी स्तर में जरूरी सुधार किए जाएं, जरूरी कदम उठाए जाएं ताकि इस तरह के अपराध पे रोक लग सके। बहुत शुक्रिया राहुल तालान, प्रियंका गुप्ता आपका, और गौरव मिश्रा आपका भी, इसके अलावा कीर्ति निधि पांडे आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। सवाल कई हैं, जवाब आना अभी कुछ के मिले कुछ के बाकी है। बड़ा सवाल यही कि आखिर इस तरह के मामलों पे सियासत क्यों, और सवाल ये भी कि बच्चियां सुरक्षित